जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। दोस्तों, यदि आप सोमनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे सोमनाथ कैसे पहुंचना है, सोमनाथ में खाने पीने की क्या सुविधा है, सोमनाथ में कहाँ रुकें, सोमनाथ हमें कब जाना चाहिए और सोमनाथ में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, सोमनाथ में कहाँ कहाँ घूमें, और अंत में यह भी जानेंगे सोमनाथ घूमने में हमारा कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ कैसे पहुँचे। दोस्तों, सोमनाथ पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर परिसर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन आइए। दोस्तों, वेरावल से सोमनाथ की दूरी 7 किलोमीटर की पड़ती है। यह 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो वाला 50 रुपए लेगा और आपको सोमनाथ मंदिर परिसर तक छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है बस का। दोस्तों, सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर फ्री बस सर्विस चलती है, जो कि हर आधे घंटे में वेरावल स्टेशन के बाहर मिल जाएगी और आपको सोमनाथ मंदिर परिसर में छोड़ देगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी केसौद एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाइट के माध्यम से केसौद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। यदि आपको केसौद तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप दिव्य एयरपोर्ट आ सकते हैं। दिव्य एयरपोर्ट से सोमनाथ की दूरी 80 किलोमीटर की है, और यही यदि आप केसौद एयरपोर्ट आते हैं तो केसौद से सोमनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की पड़ती है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको राजकोट अहमदाबाद से बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। यदि आप बस से आते हैं तो आपको अहमदाबाद से भी बस मिल जाएगी। यदि आप द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद सोमनाथ आ रहे हैं तो द्वारकाधीश से भी बहुत सारी बसें आपको मिल जाएगी। और यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो वेरावल होते हुए सोमनाथ पहुंच सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कि हमें सोमनाथ कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों, अब हम सोमनाथ में पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं सोमनाथ में रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों, सोमनाथ में रुकने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर धर्मशाला बहुत सस्ती मिल जाती है। 200 से 300 रुपए में बहुत अच्छी धर्मशाला मिल जाएगी। यदि आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। दोस्तों, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। इस गेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या यदि आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां जाकर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम गेस्ट हाउस की रेट की बात करें तो 700 रुपए नॉन एसी रूम का पड़ता है और एसी रूम का 1100 रुपए पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल का। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि 800 से 1500 रुपए में बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। इन तीनों में से आप कहीं भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें दर्शन कैसे करना है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, वहाँ पर मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, और यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो उसकी चाबी, यह सभी चीजें आपके पास नहीं होना चाहिए। यह सभी चीजें मंदिर में ले जाना मना है, तो आप इन चीजों को मंदिर परिसर पर बना हुआ लॉकर में रख दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है आरती। दोस्तों, यदि आप भोलेनाथ जी के आरती में शामिल होते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि वहाँ पर जो आरती होती है वह बहुत शानदार होती है। यदि आप आरती में शामिल होते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो आप वहाँ पर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आरती के टाइम की बात करें तो पहली आरती सुबह 7 बजे होती है, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे होती है, तीसरी आरती शाम को 7 बजे होती है। इनमें से जो भी टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम आप आरती में शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। चलिए दोस्तों, हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सोमनाथ में खाने पीने की, मतलब कि भोजन करने की क्या सुविधा है। दोस्तों, यहाँ पर भोजन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक भोजनालय है, तो आप भोजनालय में जाकर भरपेट भोजन कर सकते हैं, जो कि 70 रुपए में आपको थाली मिल जाएगी। मंदिर ट्रस्ट भोजनालय की यदि टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइमिंग स्लॉट में खाना खिलाया जाता है। पहला टाइमिंग स्लॉट है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दूसरा टाइमिंग स्लॉट है शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक। तो दोस्तों, इस टाइमिंग में आपको लंच डिनर दिया जाता है
है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट। दोस्तों सोमनाथ में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट में भी आप 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भरपेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक लीलावती धर्मशाला है जो कि मंदिर ट्रस्ट का ही है। लीलावती धर्मशाला में भी भोजन करने की व्यवस्था है। यहाँ पर 120 रुपए में थाली दी जाती है। तो यदि आप चाहें तो लीलावती धर्मशाला में भी जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सोमनाथ में हमें और कहां घूमना है और हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले मंदिर परिसर के ठीक पीछे पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अहिल्या भाई द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर है। तो यहाँ पर भी जाकर आप भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। दूसरे स्थान की बात करते हैं जो कि है त्रिवेणी संगम। दोस्तों नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती इन तीनों नदियों का यहाँ पर संगम है, मतलब कि मिलाप होता है। तो यहाँ पर जाकर आप स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों त्रिवेणी संगम के पास ही सूर्य मंदिर है, तो आप सूर्य मंदिर में भी जाइए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए। यहाँ का दृश्य अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि त्रिवेणी संगम से आप पैदल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है गोलोक धाम तीर्थ। दोस्तों गोलोक धाम तीर्थ जो है, यहाँ पर आपको कृष्ण जी के चरण पादुका, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गीता जी का मंदिर, विश्वनाथ जी का मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रकार से मंदिरों का तीर्थ है। तो आप गोलोक धाम जाकर मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है शारदा मठ। दोस्तों शारदा मठ गोलोक धाम की तरह है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कामनाथ स्वामी जी का मंदिर, नरसिंह महादेव और भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप शारदा मठ में जाकर सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए। दोस्तों शारदा मठ में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे, तो आप शारदा मठ जरूर जाइए। अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। वहाँ पर जारा नाम का जो शिकारी था वह श्री कृष्ण जी के चरण में तीर मार दिया था, तो श्री कृष्ण जी की उसी अवस्था में मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ पर जाकर आप श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए, जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए और जाइए बाण गंगा। दोस्तों भालका तीर्थ से ही लगा हुआ बाण गंगा है, जो कि समुद्र में शिव जी की प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कीजिए, यहाँ का बहुत अच्छा नजारा और दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जाने से पहले आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरें काफी तेज रहती हैं। यहाँ पर आप हिसाब से जाइएगा, यहाँ पर नीचे रेत नहीं है बल्कि पत्थर है, तो आप यहाँ पर थोड़ा हिसाब से ही जाइए। तो दोस्तों यह सभी पॉइंट थे जो कि आपको सोमनाथ मंदिर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप ऑटो बुक करके इन सभी जगहों को घूम सकते हैं, जो कि मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही यह सभी स्थान है। तो आप ऑटो बुक करके इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। ऑटो वाला 500 से 600 रुपए लेगा और सभी जगहों को 3 से 4 घंटे में घुमाकर मंदिर परिसर के पास छोड़ देगा। पहला ऑप्शन था ऑटो का। दूसरा ऑप्शन है बस का। दोस्तों वहाँ पर बस वाला 40 रुपए पर व्यक्ति लेगा और सभी जगहों को घुमाकर वापस मंदिर परिसर में छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सोमनाथ में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और सोमनाथ आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों सोमनाथ घूमने के लिए 1 दिन काफी है, लेकिन यदि आप सभी चीजों को अच्छे से देखना चाहते हैं और आराम से घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। लेकिन आप 1 दिन में सभी जगहों को कवर कर लेंगे और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेंगे। और यदि हम बात करें बेस्ट समय की तो वो रहेगा सर्दियों का समय, मतलब कि जो नवंबर से लेकर फरवरी का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय में आपको भीड़ कम मिलेगी। बाकी समय में जैसे कि सावन के महीने में, महाशिवरात्रि में, दशहरे के समय में या गर्मियों के समय में सोमनाथ में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छा समय सर्दियों का है। और यदि आप सावन में आते हैं, शिवरात्रि में आते हैं, तो आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे लाइन में लग जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कभी भी सोमनाथ आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं सोमनाथ यात्रा में हमारा कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 1 दिन रुकते हैं और यदि आप ट्रस्ट के रूम में रुकते हैं, ट्रस्ट के भोजनालय में भोजन करते हैं, तो एक व्यक्ति का 1000 रुपए में आराम से हो जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर सिर्फ सोमनाथ में होने वाले खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों 1000 रुपए में सोमनाथ यात्रा को आप कर लेंगे। तो दोस्तों यह रहा सोमनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के
साथ जब तक के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।